हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 8 पादप में जनन। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप चाहें तो अपने बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पादपों में जनन के बारे में। पादप मीन्स पौधे और जनन मीन्स जन्म देना। यानी कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो पौधे होते हैं वो किस तरीके से नए पौधों को जन्म देते हैं। यहाँ लिखा है, अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। जनन क्यों ज़रूरी है, जन्म देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं उन्हें अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए उन्हें जन्म देना ज़रूरी होता है। सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। यहाँ लिखा है कि जितने भी जीव होते हैं वो अपने जैसे ही जीवों को जन्म देते हैं। माता पिता से संतति, संतति का मतलब होता है संतान। माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है, यानी कि जन्म देना ही जनन कहलाता है। पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं उनमें जो नए पौधे जन्म देने का जो प्रोसेस होता है उनमें अलग अलग तरीके होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं वो अलग अलग तरीके से नए पौधे को जन्म देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन की विधियां, यानी कि जन्म देने की कितनी विधियां होती हैं। पादपों में जन्म देने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके पाए जाते हैं। पहला क्या है, अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। यहाँ लिखा है, अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनमें जड़ होता है, तना होता है और पत्तियां होती हैं। ये क्या होते हैं, ये पौधों के अंग होते हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। संस्कृत में एक वर्ड है काया, काया मीन्स होता है शरीर। इसीलिए ये जो मूल, तना और पत्तियां होती हैं, चूँकि ये पौधों के अंग होते हैं इसीलिए इन्हें पौधों के कायिक अंग कहा जाता है। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। जब पौधा ग्रो करता है तो एक समय के बाद ज़्यादातर पौधों में फूल निकलते हैं और फूलों से भी दूसरे पौधे बनते हैं, दूसरे पौधों का जन्म होता है। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यानी कि जब हम फल खाते हैं तो नॉर्मली हम उसके बीजों को फेंक देते हैं और ये जो बीज होते हैं वो दोबारा से अंकुरित हो जाते हैं और नया पादप बनाते हैं, यानी कि नए पौधों को जन्म देते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। जो फूल होते हैं वो पौधों में जनन का कार्य करते हैं, यानी कि जन्म देने का काम करते हैं। हकीकत में जो फूल होते हैं वो पादप के जनन अंग होते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि पौधों के जनन अंग कौन होते हैं, तो पुष्प यानी कि फूल पौधों के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। किसी फूल में सिर्फ नर जनन अंग ही हो सकते हैं या फिर मादा जनन अंग हो सकते हैं या फिर दोनों जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो कई तरीकों से अपने संतान उत्पन्न करते हैं, नए पौधों को जन्म देते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है और जो पौधे होते हैं उनमें जनन दो प्रकार से होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं वो दो तरीके से नए पौधों को जन्म देते हैं। पहला क्या होता है, अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। यहाँ लिखा है कि जो अलैंगिक जनन में जो पौधे होते हैं वो बिना बीजों से ही नए पौधे को जन्म देते हैं, लेकिन जो लैंगिक जनन होते हैं इसमें जो पौधे होते हैं वो बीजों से ही नए पौधों को जन्म देते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो नए पौधे होते हैं वो बीज या फिर बीजाणुओं के उपयोग के बगैर ही उगाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं या तो उनके तने से नए पौधे बनाए जाते हैं, ग्रो होते हैं, या तो उनके जड़ों से ही नए पौधे ग्रो होते हैं, या तो उनके फूल से या तो उनकी पत्तियों से नए पौधे जन्म लेते हैं। अलैंगिक जनन भी कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला है कायिक प्रवर्धन,
दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन और चौथा है बीजाणु निर्माण। अगर क्वेश्चन आए कि अलैंगिक जनन कितने तरह के होते हैं, तो अलैंगिक जनन 4 तरह के होते हैं। पहला है कायिक प्रवर्धन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन और चौथा है, यहाँ लिखा है, बीजाणु निर्माण। सबसे पहले जान लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यानी कि इसमें बीज का इस्तेमाल नहीं होता है नए पौधों को जन्म देने के लिए, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन में पौधों के जड़ से, तने से, पत्ती से या फिर कली से पौधे के किसी कायिक अंग के जरिए ही नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि जनन पादप के कायिक अंगों भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चूँकि जो जन्म होता है नए पौधे का, जो जन्म होता है नए पौधे का जन्म कायिक भागों से होता है, यानी पौधों के अंगों से होता है, चाहे वो जड़ हो, तना हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पत्ती हो, इस तरह के भागों से नए पौधों का जन्म होता है, इसीलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक गुलाब के तने की कलम है, यानी गुलाब का जो पौधा होता है उसके तने को काट करके जब उसे ग्रो किया जाता है मिट्टी में, जब ग्रो किया जाता है तो नए पौधे बन जाते हैं। जो गुलाब का तना होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पर्वसंधि होती है, और जब इसे ग्रो किया जाता है मिट्टी में, जब लगाया जाता है तो इससे नए पौधे बनते हैं। और ये जो पौधा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्ष से जुड़ी हुई कलिका होती है जो नए पौधे का निर्माण करती है। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी पत्ती के पर्वसंधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं यानी मुकुल होती हैं। जो पुष्प कलिकाओं या पुष्प कलिका में जहाँ से फूल खिलते हैं, जो पुष्प कलिका होती है, इसके अलावा पत्तियों के जो कक्ष होते हैं यानी पत्ती के जो पर्वसंधि से जुड़ाव का बिंदु होता है, उनमें भी कलिकाएं यानी कि मुकुल होती हैं। ये जो कलिकाएं होती हैं प्ररोहों यानी अंकुरों के रूप में डेवलप हो जाती हैं। ये कलिकाएं प्ररोहों यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और इन कलिकाओं को कायिक कलिकाएं कहलाते हैं, क्योंकि ये पौधों के अंगों से जुड़े हुए होते हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कई कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। यहाँ लिखा है कि जो कली होती है, कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां यानी कि पूरी तरीके से वो पत्तियां नहीं होती, पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं। और ये जो कई कलिकाएं होती हैं ये भी नए पौधों को जन्म दे सकती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये अदरक का टुकड़ा है। अदरक के टुकड़े से भी नए पौधा ग्रो कर रहा है। अदरक एक्चुअली में क्या होता है, पौधे का तना होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आलू है, आलू भी पौधे का तना होता है। आलू की आँख से जो पौधा है वो अंकुरित होता है और नए पौधे बनते हैं। ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्ते में कलिकाएं होती हैं। ब्रायोफिलम क्या होता है, एक तरह का पौधा होता है जिसे पत्थर चट्टा कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं इसके किनारे के गर्ते में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। यहाँ लिखा है कि अगर इस पौधे की जो पत्ती होती है अगर नमी वाले मृदा पर यानी नमी वाली मिट्टी पर गिर जाती है तो जितने भी कलिका इस पत्ती में होते हैं वो नए पादप को जन्म दे सकती है, नए पौधे को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें यानी मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो भी नए पौधों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया यानी डहेलिया, इनकी जो जड़ें होती हैं जब इन्हें लगाया जाता है तो इससे नए पौधों का जन्म होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम की ये पत्ती है, इसके किनारे पर गर्त पर कलिकाएं होती हैं और जब ये मिट्टी में दबाई जाती है तो इससे नए पौधे उग जाते हैं। कैक्टस जैसे पादप के विभाग जो मुख्य पादप से अलग यानी विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। यहाँ लिखा है कि कैक्टस जो पौधा होता है, कैक्टस के पौधे का वो भाग जो कैक्टस के पौधे से अलग हो जाता है वो भी नए पौधे को जन्म देता है। हर एक अलग हुआ भाग पौधे के रूप में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन मीन्स जो पौधे के तने होते हैं, जड़ होते हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, ये
इनको अगर लगाया जाता है तो इनसे नए पौधे ग्रो होते हैं। इस तरह के जो पौधे होते हैं वो कम समय में ही उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। जो बीजों से उगाए गए पौधे होते हैं वो देर में उगते हैं और उनमें फल और फूल देर से आते हैं, लेकिन जो कायिक प्रवर्धन के जरिए उगाए गए पौधे होते हैं वो कम समय में ही उग जाते हैं, नए पौधे बनते हैं और उनमें फूल और फल कम समय में ही आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो नए पौधे होते हैं जो कायिक प्रवर्धन के जरिए ग्रो होते हैं, जिस पौधे से वो लिए जाते हैं वो उस पौधे की कॉपी होते हैं, यानी कि जिस पौधे के ब्रांचेस को अगर कट करके लगाया जाता है एक नया पौधा बनता है, तो ये पौधा किसकी प्रतिलिपि है, किसकी कॉपी है? उस पौधे की जिससे ये ली गई होती है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा यानी कि एक ही पौधे के जरिए उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमें फल और फूल जल्दी आते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फल और फूल पहले से आ रहे हों, अगर उनके किसी अंग को अगर कट करके लगाया जाता है, नए पौधे बनते हैं, तो उस नए पौधे में फल और फूल कम समय में ही आते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। इसके उल्टा जो लैंगिक जनन होता है इसके जरिए उत्पन्न होने वाला जो पौधा होता है वो माता पिता यानी कि जो जनक होते हैं दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप जो होते हैं यानी पौधे जो होते हैं वो बीज उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन के रूप में जो पौधे होते हैं जो बीज उत्पन्न करते हैं उन बीजों से फिर नए पौधे जन्म लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन क्या है? मुकुलन भी एक अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगता है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट को अगर पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले तो ये कुछ ही घंटों में ग्रो करने लगते हैं यानी कि जनन करने लगते हैं, नए ईस्ट को जन्म देने लगते हैं। ईस्ट एक एकल कोशिका यानी एक कोशिक जीव है और ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कोशिका की बनी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ईस्ट की कोशिका है और इससे एक मुकुल बनता है, नया मुकुल फिर ग्रो होता है और अलग होता है और एक ईस्ट कोशिका के रूप में ग्रो करता है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। यहाँ लिखा है कि जो ईस्ट कोशिका होती है उससे बाहर एक छोटा बल्ब निकलता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। ये जो मुकुल होता है वो ग्रो करता है और जनक कोशिका से अलग होकर यानी कि जो कोशिका होती है जिससे ये मुकुल निकलता है इससे अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं और फिर ये जो नई ईस्ट कोशिकाएं होती हैं वो फिर परिपक्व हो जाती हैं और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनती हैं, यानी उनमें भी मुकुल होता है, उनमें भी कली निकलती है और वो भी नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ लिखा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ईस्ट कोशिका होती है इसमें जो नए मुकुल बनते हैं उसमें फिर एक नए मुकुल बनते हैं, फिर एक नए मुकुल बनते हैं। इससे इस प्रोसेस के जरिए कुछ ही समय में ज़्यादा अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे खंडन के बारे में। खंडन का मतलब होता है टूटना। खंडन भी क्या है? खंडन भी एक अलैंगिक जनन है। तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे यानी फिसलनदार तैरते हुए शैवाल हैं। यहाँ लिखा है कि तालाबों या ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी होते हैं जो गुच्छेदार होते हैं, जो फिसलनदार होते हैं और वो पानी के ऊपर तैरते हैं। ये क्या होते हैं? ये शैवाल होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। यहाँ लिखा है कि जब पानी और पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं तो जो शैवाल होता है वो ग्रो करता है और तेजी से खंडन द्वारा यानी कि टूट करके वो नए नए शैवाल को जन्म देता है। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। जो शैवाल होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा खंडों में टूट जाते हैं और ये जो टूटे हुए
खंड होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं, यानी कि ग्रो कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। और ये जो टूटने का प्रक्रम है, प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है और कुछ ही वक्त में जो शैवाल होता है वो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु निर्माण के बारे में। डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। डबल रोटी में कवक कैसे उग जाते हैं? जो कवक के बीजाणु होते हैं वो हवा में उपस्थित होते हैं और ये जो बीजाणु होते हैं उसी से डबल रोटी में कवक उग जाते हैं। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। यानी कि जब बीजाणु फ्री होते हैं तो ये हवा में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं और हल्का होने की वजह से ये हवा की मदद से लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। जो बीजाणु होते हैं वो किस तरह से सुरक्षित रहते हैं? जो बीजाणु होते हैं वो हाई टेम्परेचर और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है, उससे बीजाणु ढके हुए रहते हैं और इसी वजह से वो लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। यहाँ लिखा है कि बीजाणु के लिए अगर परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में वे विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे जो पादप होते हैं उनमें भी जो जनन होता है वो बीजाणुओं के जरिए ही होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन 4 तरह के होते हैं। और अलैंगिक जनन में पहला क्या है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में पौधे के अंग जैसे जड़, तना, फूल, पत्ती, इसको दोबारा से लगाया जाता है, उसे नए पौधे जन्म लेते हैं। जो मुकुलन होता है, मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में मुकुल बनते हैं या कली बनते हैं और फिर वो नए पौधे में ग्रो करता है। जैसे कि ईस्ट में मुकुलन बनता है, यानी कि मुकुल बनती है, कली बनता है और फिर वो नई ईस्ट कोशिका को ग्रो करता है, नई ईस्ट कोशिका में के रूप में नए पौधे को जन्म देता है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है खंडन। खंडन में क्या होता है? खंडन में जो पौधा होता है वो टूट जाता है और फिर नए पौधे को जन्म देता है, जैसे कि शैवाल। और नेक्स्ट है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण में क्या होता है? बीजाणु निर्माण में जो बीजाणु होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं और जब उनके अकॉर्डिंग परिस्थिति होती है तब वो विकसित हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। इससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कवक में बीजाणु द्वारा जनन। ये कवक है और ये कवक का जाल है, यानी कि एक दूसरे से कवक जाल के रूप में जुड़े हुए होते हैं और ये होता है बीजाणुधानी और इसके अंदर होता है बीजाणु और यही हवा में तैरते रहते हैं और जब इनके अकॉर्डिंग परिस्थिति होती है तब ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग हैं। यहाँ लिखा है कि जो फूल होते हैं वो पौधों के जनन अंग होते हैं, यानी कि उन्हीं में जन्म होता है। जो पौधे होते हैं, पौधे के फूल में पुंकेसर होता है जो नर जनन अंग होता है और स्त्रीकेसर होता है जो मादा जनन अंग होता है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। यहाँ लिखा है कि पुष्प कितने तरह के होते हैं? पुष्प 2 तरह के होते हैं। एक है एक लिंगी पुष्प और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। ऐसे फूल जिनमें या तो सिर्फ पुंकेसर होता है या तो सिर्फ स्त्रीकेसर होता है उसे एकलिंगी पुष्प कहा जाता है, एकलिंगी फूल कहा जाता है। और जिन फूलों में पुंकेसर यानी कि नर जनन अंग और स्त्रीकेसर यानी मादा जनन अंग दोनों ही होता है, ऐसे फूल को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों
में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी कि जो मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे का पौधा होता है उसमें एक लिंगी पुष्प होता है, या तो नर जनन अंग ही होते हैं या तो सिर्फ मादा जनन अंग ही होते हैं, यानी कि या तो पुंकेसर फूल ही होते हैं या तो फिर स्त्री केसर फूल ही होते हैं। जबकि जो सरसों होते हैं, गुलाब होते हैं और पिटूनिया के पौधे होते हैं उनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अंग पाए जाते हैं और ऐसे फूल को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं, यानी कि जो नर एक लिंगी पुष्प होता है यानी पुंकेसर होता है और मादा एक लिंगी पुष्प होता है यानी स्त्री केसर होता है, वो या तो एक ही पौधे पर दोनों उपस्थित हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग पौधों पर पाए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नर जनन अंग है यानी कि पुंकेसर है, ये होता है परागकोश, इसके अंदर परागकण होता है और ये होता है पुतंतु। ये है स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग होता है, ये होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका और ये होता है अंडाशय और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। जब परागकोश के अंदर का परागकण वर्तिकाग्र के अंदर जाता है तो ये अंडाशय में जाता है और फिर बीज का निर्माण होता है यानी भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि जो परागकण होते हैं वो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं उनके साथ निषेचन होता है और बीज बनता है। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। जो परागकोश होते हैं, ये जो परागकोश होते हैं उनमें परागन होते हैं और ये नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं और जो स्त्री केसर होता है, जो मादा जनन अंग होता है उसमें वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो स्त्री केसर है इसमें वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और ये यहाँ पर अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, यानी कि जो अंडाशय होता है उसमें या तो एक से ज़्यादा बीजांड होते हैं और जो परागकण होते हैं यानी कि जो पुंकेसर के नर जनन अंग के परागकोश में जो परागकण होते हैं जब बीजांड से मिलते हैं निषेचन होता है और फिर नया बीज बनता है और भ्रूण बनते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। जो मादा युग्मक होता है या फिर अंड का निर्माण होता है वो बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है और जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परागन के बारे में। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। सामान्यतः जो परागकण होते हैं जो वर्तिकाग्र के अंदर जाते हैं और बीजांड से मिलकर निषेचन करते हैं और बीज बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, वो दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है उनमें जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। क्योंकि जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं और हवा की मदद से, पानी की मदद से बहाकर ले जाए जा सकते हैं, इसीलिए उनमें दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। यहाँ लिखा है कि पुष्पों पर बैठने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और जब ये कीट उसी तरह के दूसरे फूल पर बैठते हैं तो फूल के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है और परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यानी जो परागकण होता है जब वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है परागन कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। जब आगे लिखा है पुष्प के परागकण उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं। यानी कि जब परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी कि ये परागकोश के अंदर परागकण है, जब परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपरागन कहा जाता है। और जब इस फूल के परागकोश के अंदर का परागकण जब उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है, इसे कहते हैं परपरागन।
अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। यानी कि नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। यानी कि नर और मादा युग्मकों के संयोग से यानी मिलने से बनने वाली जो कोशिका होती है उसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। और जो युग्मनज होता है वो युग्मनज कैसे बनता है? जब नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और जो युग्मनज बनता है वो किसमें विकसित होता है? वो भ्रूण में विकसित होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये निषेचन है। जब परागकण अंडाशय में जाता है, बीज बनता है और जो अंडाशय होता है वो ग्रो करता है और फल के रूप में विकसित होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फल और बीज के विकास के बारे में। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। यानी कि जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, ग्रो करता है, विकसित करता है और जो फूल होता है, जो फूल के दूसरे भाग होते हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तब वो फल के रूप में बदल जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। कुछ फल क्या होते हैं? गूदेदार होते हैं, रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। और कुछ फल क्या होते हैं? कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे बीज प्रकीर्णन के बारे में, यानी कि बीज का फैलाव किस तरह से होता है। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी कि नेचर में एक ही तरह के पौधे अलग अलग जगहों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा बीजों के अलग अलग जगहों पर फैलाव होने की वजह से होता है, बिखरने की वजह से होता है। किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं तो क्या होता है? अगर किसी पौधे के बीज अगर उसी जगह पर गिर जाते हैं जहाँ पर पौधा उगा होता है तो क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों यानी नए उगे पौधे के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। अगर उस पौधे के बीज उसी जगह पर गिर जाते हैं और सभी पौधे उगाते हैं तो जो नए पौधे होते हैं उनके बीच में धूप, जल, खनिजों और जगह के लिए कंपटीशन होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा और कंपटीशन होने की वजह से कोई भी पौधा हेल्दी पौधे के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है और जो पौधे होते हैं जब उनका बीज बिखरता है, फैलता है, बिखराव होता है, इससे पौधों को लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे एक ही तरह के पौधे के जो नए नए पौधे होते हैं उनमें सूर्य के प्रकाश के लिए, जल और खनिजों के लिए आपस में कंपटीशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। और जो बीज का बिखराव होता है वो पादपों को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, यानी वितरित फैलने में, पूरे बड़े क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में, यानी कि जो पौधे होते हैं वो नए जगहों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। आगे लिखा है प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। यानी नेचर में पौधे के फलों और बीजों का बिखराव हवा के जरिए होता है, जल के जरिए होता है और जंतुओं के जरिए होता है। सहजन, ड्रम स्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आँख यानी मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। सहजन यानी ड्रम स्टिक तथा द्विफल यानी मैपिल जैसे पौधे के जो बीज होते हैं वो पंख युक्त होते हैं। घासों के हल्के बीज अथवा आँख यानी मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल हवा के साथ उड़कर दूर जगहों तक चले जाते हैं।
कुछ बीज जल द्वारा परिकीर्णित होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पानी के जरिए उनका बिखराव होता है। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, और ऐसे जो बीज होते हैं जो पानी के जरिए उनका बिखराव होता है, ऐसे बीजों के जो आवरण होते हैं वो स्पंजी होते हैं अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन यानी तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। वो स्पंजी और तंतुमय क्यों होते हैं? क्योंकि ताकि वो जल में तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, यानी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जंतुओं के जरिए उनका बिखराव होता है, विशेष रूप से कंटकी यानी कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना एवं जैंथियम हैं। यानी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं। ये जो बीज होते हैं वो जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं और जानवर दूर जगहों तक जाते हैं और उन दूर जगहों तक ये बीज ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? इनके उदाहरण यूरेना और जैंथियम हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। कुछ ऐसे फल होते हैं जो झटके के साथ फट जाते हैं और उनके अंदर का जो बीज होता है वो बिखर जाता है। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। चूँकि जो फल होते हैं वो झटके के साथ फटते हैं, इस वजह से जो जनक पादप होता है उससे बीज दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा होता है। और ऐसा कौन से पौधे में होता है? ऐसा एरंड और बालसम के पौधे में होता है। उनके जो फल होते हैं वो झटके के साथ फटते हैं और उनके अंदर का जो बीज होता है वो जो पादप होता है, जनक पादप होता है, उससे दूर जाकर बिखर जाते हैं और नए पौधे जन्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।